तो कैसा रहा? मैंने सोचा कि आज मैं आपको थोड़ा बहुत जो है एनिमेशन से पढ़ा देता हूँ। प्लेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्लेन्स के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको इसमें ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के काम के हैं। इधर-उधर की ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं ना, नॉर्मली हम प्लेन्स को डिवाइड करते हैं, एक तो नॉर्थ टू साउथ और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट। स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब हम नॉर्थ साउथ बात करते हैं तो जो प्लेन्स है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे बाबर, तेराई, बांगर और खादर। यही मैं आपको भी एनिमेशन से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चीजें जो हैं ये होती कैसे हैं और एक्चुअली क्या हो रहा है इन द रीजन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑफ द प्लेन्स तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। एनिमेशन से समझा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा समझ पाओ। वैसे आपको पता है, मुझे पता है, बट दिस इज रिवीजन, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पीछे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। पहाड़ों से जब दरिया आता है तो बहुत स्पीड के साथ आता है, हाई वेलोसिटी के साथ। एनर्जी दरिया में बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज दरिया में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये रीजन है, यहाँ पे पत्थर जमा होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि दरिया पहाड़ों से आ रहा है तो अपने साथ लेके भी आएगा बहुत सारा। जब ये अपने साथ बहुत सारा लेके आता है पत्थर वगैरह, तो इसको डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे नीचे स्लोप कम होती जाएगी, दरिया की एनर्जी भी कम होती जाएगी। इसी के साथ आप देखोगे जो पत्थर हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा ये दरिया जो है ये गायब हो जाएगा। इफ यू आर एबल टू सी, जब ये दरिया थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे, सी, इस वाले रीजन में, इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा ये जो दरिया है ये पत्थरों के नीचे से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है ना, बड़े बड़े जो पत्थर होंगे, दरिया इनके नीचे से बहने लगता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पे दरिया इनके नीचे से जब बहेगा तो रिवर विल डिसअपियर। जो दरिया है वो डिसअपियर हो जाएगा। समवट लाइक दिस। ये एरिया आप देख लो, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं। ये दरिया आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आगे आगे चलता है तो पानी कम हो रहा है। अब पानी जा कहाँ रहा है? इवेंचुअली यू विल सी इट स्टार्ट्स टू फ्लो अंडरनीथ द स्टोन्स, जिसके चलते आप देखोगे ये पत्थर जो है ये दरिया के नीचे से, जब दरिया इनके नीचे से जाएगा तो ये दरिया ही गायब हो जाता है। तो बाबर में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे पत्थर जो है ये दरिया को गायब कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप खुद इस जमीन को देखो, इस जमीन में वेजिटेशन पॉसिबल है क्या? क्या यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, खेती बाड़ी कुछ भी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं फर्टाइल सॉइल, पत्थर वगैरह है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बाबर इज। बाबर की दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो एग्जाम में आएंगी, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। बाबर, सबसे पहले जब आप हिमालय से बाहर निकलते हो तो शिवालिक्स के बाद आपको एक बब्बर मिलेगा जहां पे पत्थर वगैरह है। ठीक है, उसके आगे जब आप चलोगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे वापस आएंगे, तो फिर एक और बेल्ट आएगा। जो दूसरा बेल्ट है उसको हम तेराई कहते हैं। वापस से वीडियो पे चलते हैं। अब देखिए, अब जब हम वापस से आगे चलेंगे तो हम तेराई बेल्ट में पहुंचेंगे। अब ये तेराई बेल्ट क्या है? तेराई बेल्ट वो एरिया है जहां पे रिवर जो है वो वापस से रीइमर्ज हो रहा है। वापस से दरिया जो है वो रीइमर्ज हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो दरिया भी दिख रहा है और साइड में पेड़ पौधे जानवर एवरीथिंग इज देयर। ये दूसरा बेल्ट है। जब आप पत्थरों से बाहर आ गए, अब दरिया दोबारा से आ गया, वो ऊपर से जब बह रहा है तो वहां पे मार्शी लैंड्स आपको मिलेंगे, पीट लैंड्स मिलेंगे, मार्शी लैंड्स मिलेंगे, स्वैम्प्स मिलेंगे। डिफरेंस पता है? नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये वो रीजन है जहां पे दरिया दोबारा से इमर्ज होता है और उसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे दलदली जमीन भी होती है और ये बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, पेड़ पौधे, ग्रासेस, एलिफेंट्स, बहुत सारे जानवर हैं। सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी जैसे नंदा देवी में आपको मैंने बोला था, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो एरियाज बेसिकली हैं क्या? वो एरियाज बेसिकली हैं तेराई बेल्ट, जहां पे वेजिटेशन भी है, दरिया भी दोबारा से रिमर्ज होता है। बुलेट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, अभी अभी अब 2 मिनट सब्र करो थोड़ा। ठीक है, यहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। कहां पे? तेराई बेल्ट में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जब दरिया आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये कहां पहुंचेगा? प्लेन्स में। प्लेन्स में ये दरिया सीधे नहीं चलता, ये सांप की तरह ऐसे मेंढर करते हुए चलता है। पता है ना? तो जब ये दरिया आगे बढ़ेगा, देखिए, अब ये प्लेन्स में आ गया। प्लेन्स में ये दरिया मियंडर कर रहा है। जब ये दरिया मियंडर करेगा तो क्या होता है, सीजनली मॉनसून के टाइम पे इसमें फ्लो बहुत ज्यादा आता है। फ्लो जब बहुत ज्यादा आएगा तो होगा क्या?
अब जो इसकी चैनल है, ये पानी इसके बाहर बहने लगेगा, राइट? क्योंकि नॉर्मली जब ड्राई सीजन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी अपनी एक चैनल है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से आ रही है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो ये इस चैनल को क्रॉस करते हुए साइड्स में भी चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। और हर साल मॉनसून में बारिश तो होती है, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, बारिश होती है, तो पानी बढ़ता है। पानी बढ़ता है तो इन एरियाज़ में आप देखोगे क्या होगा, इन एरियाज़ में जब पानी आएगा, तो ये यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉज़िट्स करेगा, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल डिपॉज़िट करेगा। करेक्ट? जैसे कि ये आप अगर आगे देखोगे, देखिए, अब जब ये पानी आ गया तो होगा क्या? अब ये डिपोज़िशन करेगा। देखिए, पानी ऊपर आया, इसने यहाँ पे खादर रीजन में इस एल्यूवियल सॉइल को डिपॉज़िट कर लिया सी प्रॉपर्ली। और ये सॉइल जो होती है, ये बहुत फर्टाइल होती है। क्योंकि हर साल ये रिप्लेनिश होती है, इसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। क्योंकि हर बार आप देखोगे बारिश होती है, पानी थोड़ा बाहर आता है, यहाँ पे न्यूट्रिशमेंट नरिशमेंट देता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ये हर साल रिप्लेनिश होता है, लेकिन कुछ एरिया यहाँ पे भी आप देख लोगे ऊपर, इधर, ये यहाँ पे हर साल रिप्लेनिश नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे सिर्फ तब पानी जाता है जब कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, नॉर्मली नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस साल असम में हमने देखा, असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस साल डेवस्टेशन बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही कोई-कोई साल ऐसा होगा जब पानी इतना ज़्यादा आएगा, आप देखोगे कि ऊपर तक चला जाएगा और यहाँ पे जो सॉइल है इसमें एल्यूवियल एनरिचमेंट होगी। लेकिन ये हर बार नहीं होगा। इसीलिए आपने सुना होगा भंगर जब हम कहते हैं, इसको हम ओल्ड एल्यूवियम भी कहते हैं। ओल्ड एल्यूवियम क्यों? ओल्ड एल्यूवियम क्यों? क्योंकि ये ओल्ड है, कभी-कभार ही रिप्लेनिश होता है, अदरवाइज़ ये पुराना ही है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे खादर वाले रीजन में, ये हर साल रिप्लेनिश होता है। इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। हर साल यहाँ पे नरिशमेंट होती है। तो ये डिफरेंस है बंगर में और खादर में। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, तो आपको मैं बुलेट पॉइंट्स में बता दूं बाबर क्या है। 15 से 20 किलोमीटर का बेल्ट है थिकनेस में, जो कि स्टोन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। स्टोन्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते आप देखोगे रिवर जो है, मेरे साथ-साथ लिखना, अगर मैं लिख पा रहा हूँ इस पेन से, तो आप अच्छे पेन से लिख ही लोगे, ठीक है? जो रिवर है, रिवर का क्या होता है? रिवर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है? डिसअपीयर हो जाएगा और यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है बहुत कम मिलेगी, हार्डली एनी वेजिटेशन, क्योंकि सॉइल ही नहीं है, पत्थर है, तो वेजिटेशन होगी किसमें? बड़े-बड़े पेड़-पौधे मिल सकते हैं बस, नॉट द अदर वेजिटेशन। जब हम की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिवर जो है वो रीइमर्ज हो जाता है, ठीक है? रीइमर्ज हो जाता है रिवर। उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्शी कंडीशंस होते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, एनिमल्स, प्लांट्स, ग्रासेस, एवरीथिंग। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे जब रिवर आता है ना, उसकी कोई फिक्स्ड चैनल नहीं होती है, वो ऐसे ही बह रहा होता है, बिकॉज़ रिवर अब रीइमर्ज हो रहा है। जब हम आगे चलेंगे तो मैंने आपको बता दिया था, खादर वाला वो रीजन होता है जो बिल्कुल दरिया के साथ ही होता है। वहाँ पे हर बार फ्लड में पानी चला जाता है, रिप्लेनिश करता है, और दिस इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे न्यू एल्यूवियम हर बार ऐड होता है। और ये वो है जब कभी-कभार ओल्ड फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे कभी-कभार जो फ्लड है वो आ गया, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं जाता है, तो दिस इज़ ओल्ड। इट इज़ नॉट दैट गुड, या हाँ, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना खादर है। ये 5-6 बुलेट पॉइंट्स आप लिख लो, आपका काम खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। इससे एक बाद आपको लिखना है, अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको बाबर का बता दिया था, ये तेराई का है। तेराई आप देख सकते हो, यहाँ से ग्रासेस हैं, ट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी होते हैं, पानी भी यहाँ से बह रहा है, दैट इज़ अ रिवर, इट इज़ ऑल्सो रीइमर्ज्ड। अब जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की, आई मीन इन द लॉन्गिट्यूड्स मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने डिवाइड किया है इंडियन प्लेन्स को कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द राजस्थान प्लेन्स, सेकंड इज द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, थर्ड गंगा प्लेन्स एंड फोर्थ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इनको डिवाइड देखिए, राजस्थान प्लेन्स की जब हम बात करेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस, ये राजस्थान वाले एरिया में होगा, करेक्ट? वैसे ही जब हम पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स की बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा में है। गंगा प्लेन्स काफी ज्यादा फैला हुआ है और ब्रह्मपुत्र वहां पे है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी है। इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहले राजस्थान प्लेन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर ले। यहां से जब हम देखते हैं दिस एरिया, दिस इज द राजस्थान प्लेन।
अरावली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो राजस्थान प्लेन है, यहाँ पे आपको इसको देखने को मिलेगा। ये एक ट्रांजिशन ज़ोन है, क्योंकि एक साइड से आपको पता है थार डेज़र्ट है, दूसरी साइड से फिर आप देखोगे अरावली। बीच में आपको एक ट्रांजिशन ज़ोन टाइप मिलेगा। इट इज़ अ सेमी एरिड, मतलब ये पूरा एरिड नहीं है, पूरा डेज़र्ट नहीं है, सेमी एरिड है, सेमी एरिड। सेमी एरिड को क्या कहते हैं यहाँ पे? इसको कहा जाता है राजस्थान बगौर। ये जो राजस्थान बगार है, ये आपको देखने को मिलेगा, एक सेमी एरिड जोन है राजस्थान प्लेन्स का। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे अरावली है। ऊपर यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको पंजाब, हरियाणा ये सब देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में जो ये एरिया आ रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया के लिए। अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, वो यहीं पे पहली बार लाया गया था, इन द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। यहाँ पे वाटर की फैसिलिटी थी, यहाँ पे लोग भी काफी अमीर थे जो फार्मर्स थे, तो यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे आज भी बहुत ज्यादा फसल मिलती है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे इरिगेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ओवर इरिगेशन। क्योंकि ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, तो यहाँ पे नॉट एरिड बट ड्राई एरिया है, काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, मॉनसून रेन उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन, ओवर इरिगेशन हो गई है। अब ओवर इरिगेशन की एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, उससे सॉइल जो है वो सलाइन हो जाती है। अगर आपको मैं इस एरिया की प्रॉब्लम बताऊं, तो ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पे सलाइनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सलाइन सॉइल हो गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। देखिए होता क्या है, अगर ये मान लो लैंड है और आपने इसको बहुत ज्यादा इरिगेट कर दिया, जब यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, 45-50 डिग्री तक चले जाते हैं, उसकी वजह से आप देखोगे वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है सॉइल से ऊपर क्या लेके आता है, सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स तो इवेपोरेट हो नहीं सकते, तो वो ऊपर रह जाते हैं। दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सेलिनिटी इन दिस एरिया। कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पे सेलिनिटी हो जाती है। कंकर के बारे में, या खोखर पंजाब में आपने सुना होगा, ठीक है, रिमेंबर द वर्ड। ये जो है यहाँ पे सैलिनिटी हो जाती है। ऑल दो हम गिप्सम का यूज करके इस सैलिनिटी को ट्रीट कर सकते हैं, क्या यूज करके, गिप्सम। बट ओवरऑल जो है सॉइल की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है। इट इज बिलीव्ड अगर ये कंडीशन ठीक नहीं की गई प्रॉपरली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा अनफिट सॉइल हो जाएगी फॉर एग्रीकल्चर। एंड दैट विल बी रियली अनफॉर्चुनेट, बिकॉज पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी एरिया में आप देखोगे रिवर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देखा था एक इंडस रिवर, रिवर्स ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा मुझसे। फिर आपने देखा यहाँ पे झेलम हो गया, चिनाब यहाँ से निकल रहा है, फिर सतलज यहाँ से आ रही है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। देन वी हैव ब्यास, है ना, और रवि भी है। तो यहाँ पे रिवर्स आपको ये वाले मिलेंगे। उसी की वजह से इरिगेशन की भी तो प्रॉब्लम है, बिकॉज पानी भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो दैट इज वाई दिस सॉइल इज बिकमिंग अनफिट। एंड दीज आर पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। यहां पे आपको एक रिज देखने को मिलेगा। यहां पे अगर आप इस इमेज में देखोगे, ये दिस रिज, दिस इज नोन एज दिल्ली अरावली रिज। ये सेपरेट करता है पंजाब, याद रखना क्या सेपरेट करता है, पंजाब प्लेन्स को ये सेपरेट करता है फ्रॉम गंगा प्लेन्स। मतलब कि इसके ईस्ट में जब आप चलोगे, आपको मिलेंगे अब गंगा प्लेन्स। और गंगा प्लेन्स भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल का रीजन, जहाँ पे राइस, व्हीट, सब कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको दरिया भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सोन हो गई, चंबल, सेंध, ऊपर से घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी आ रही है। उसके चलते यहाँ पे बहुत सारे दरिया आते हैं, तो एल्यूवियम भी बहुत ज़्यादा है। पहली स्लाइड में मैंने आपको एल्यूवियम के बारे में समझाया था कि कैसे है एल्यूवियम, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एल्यूवियम भी बहुत ज़्यादा आता है, एल्यूवियल सॉइल्स है, एनरिचमेंट होता रहता है, बिकॉज दरिया है, फ्लड्स भी आते रहते हैं। तो इसके चलते आप देखोगे ये एरिया जो है काफ़ी रिच है इन एग्रीकल्चर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे आप इसको फर्दर डिवाइड होते हुए भी देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिल्ली अरावली रिज को हम लेंगे, तो ये पंजाब हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया। इधर देख रहे हो ना आप, ये गंगा, इसको फर्दर पार्ट्स में कभी कभी डिवाइड किया होगा, जहाँ पे आप देखोगे अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। अब आपने मेरे से पॉलिटिकल डिवीजन अगर पढ़ा है, तो मैं आपसे बता दूं ये कौन सा रीजन है, वेस्टर्न यूपी का रीजन है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न एमपी का थोड़ा बहुत है। मिडल कौन सा आएगा, इसमें यूपी प्लस बिहार का कुछ रीजन आएगा,
और लोअर में आपको बिहार का कुछ रीजन प्लस वेस्ट बंगाल, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंड देन वी हैव फाइनली इधर जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहां से ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो कि असम वाले एरिया में है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा एल्यूमिनियम रिच सॉइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फ्लड्स आते ही रहते हैं। तो यही मैं आपको भी बता रहा था, द वेस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ प्लेन्स इन इंडिया जो है उनको राजस्थान प्लेन्स कहते हैं। इनफैक्ट ये पाकिस्तान तक जाते हैं, बट हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमको यहीं तक रहना है। पंजाब प्लेन्स की बात मैं आपको साथ कर रहा था, तो दिल्ली अरावली रिज जो है, ये इसको एक बाउंड्री है एक साइड से, जिसके बाद आप देखोगे फिर गंगा प्लेन्स शुरू होते हैं। गंगा प्लेन्स को भी रीजनली डिवाइड किया गया है, रोहिलाखंड, अवध, मिथिलिया और मगध। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए वो तीन ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। फाइनली वी हैव ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो आपको इंडो बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये जो रीजन है ना बीच का, ये बांग्लादेश ही है यहाँ पे, दिस इज बांग्लादेश ओनली। तो ये बांग्लादेश भी हमें नहीं जानना है, तो इस रीजन में आपको इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स देखने को मिलेंगे, और ये कहां तक जाते हैं? पूर्वांचल हिल्स तक। तो दिस वॉज आवर प्लेन्स पार्ट। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज की। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, प्लेट्यूज के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लो, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, मैप से देखना। देखो, यहां पे आपको विंध्यास और सतपुराज मिलेंगे। इस रीजन में यहां तक विंध्यास तक जितने भी माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है। इधर सतपुरा के नीचे जब हम जाने लगेंगे तो इसको कहा जाता है दक्कन प्लेट्यू, ये दक्कन प्लेट्यू है। इधर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय की साइड से हमको थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा, इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तीन डिविजन्स हैं, तीन डिविजन्स याद रखना। एक सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि विंध्या सतपुरा के ऊपर वाला एरिया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है दक्कन प्लेट्यू, जो कि आपको फिर विंध्या सतपुरा के नीचे मिलेगा। एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू भी इसको कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये जो मेघालय प्लेट्यू है, इट इज पार्ट ऑफ दीज सेंट्रल हाईलैंड्स ओनली, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, एक एक करके इनको पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे, मैप से पढ़ना है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, लिस्ट में भी दे सकता हूं। यहां पे हमने अरावली रेंज को देखा था। ठीक है, यहां पे ये अरावली रेंज था। एम आई क्लियर? अब जब हम इसके ईस्ट साइड से चलेंगे तो सबसे पहले हमें यहां पे एक प्लेट्यू मिलेगा जिसको कहा जाता है मेवाड़। आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, मेवाड़। ठीक है, दिस इज मेवाड़ प्लेट्यू। क्लियर? उसी के अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे, ऊपर इधर, ये जो आप ये पर्पल या पता नहीं क्या लेवेंडर कलर का देख रहे हो, ये वाला, दिस इज नोन एज मध्य भारत पठार, मतलब थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? मध्य भारत पठार। पठार मतलब प्लेट्यू होता है हिंदी में, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, मध्य भारत पठार। एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा साउथ में आओगे सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के, तो आपको एक और प्लेट्यू मिलेगा जिसे कहा जाता है मालवा, मतलब थोड़ा बहुत मेवाड़ के नीचे और थोड़ा बहुत इसके नीचे, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से होगा। फिर तो ये मध्य भारत प्लेट ऐसे ड्रॉ करो, याद रहेगा। फिर मैं स्टेट्स बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या आता है, लेकिन मैप से। इसको कहा जाता है मालवा। क्या कहा जाता है? मालवा प्लेट्यू। ओके। अब आप देखोगे यहां पे इस रीजन में एक और प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ये जो ग्रीनिश है ना, ये वाला, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। ये जो है इसको बुंदेलखंड कहा जाता है, बुंदेलखंड। ठीक है। और इसके बाद यहां पे जो ये आपको फिर से ऑरेंज वाला दिखेगा, इसे बागेलखंड कहा जाता है। लेकिन बीच में एक दो और प्लेट्यूज हैं, छोटे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप चाहो तो याद रख सकते हो। एक बंदर प्लेट्यू बीच में आएगा यहां पे, और एक आएगा रेवा प्लेट्यू। आप चाहो तो याद रख सकते हो, कभी पूछ सकते हैं। बुंदेलखंड और बागेलखंड के बीच में भंडर प्लेट्यू और रीवा प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में ये हो गया बागेलखंड। बागेलखंड के साथ आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जो मिनरल्स के लिए काफी फेमस है, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस वन, दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। बात समझ आ रही है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ही आपको दो स्पेसिफाइड लोकेशंस मिलेंगी। एक को कहा जाता है हजारीबाग प्लेट्यू, और नीचे जो है उसको कहा जाता है रांची प्लेट्यू। बात समझ आई? एक बार फिर से सुन लो, ब्लैंक मैप पे आदत है ना, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे अगर अरावलीज आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मेवाड़ प्लेट्यू आ गया। इधर हमने देखा तो राजस्थान और यूपी का कुछ हिस्सा,
और एमपी का कुछ हिस्सा, मध्य भारत प्लेट्यू। साउथ में हमने देखा तो इधर और मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, इसमें आपको देखने को मिलेगा मालवा। फिर आपने यहाँ पे देखा यूपी और मध्य प्रदेश के एरिया में आपको मिला था कौन सा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। फिर मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे प्लेट्यूज भी बताए थे, रेवा प्लेट्यू और एक था रेवा प्लेट्यू और कौन सा था, रेवा प्लेट्यू और बंदर प्लेट्यू। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप चाहो तो याद रख सकते हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव वन मोर प्लेट्यू हियर, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है बागेलखंड। एंड फाइनली झारखंड बिहार वाले रीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेटू। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। छोटा नागपुर प्लेटू में हजारीबाग और रांची दो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे, देखो ये बांग्लादेश है, यहाँ पे आपको मेघालय में एक मेघालय प्लेटू मिलेगा। एक्चुअली था क्या, यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं। ये जो मेघालय प्लेटू ये पहले इसी का हिस्सा था, लेकिन बीच में ये गैप बनने की वजह से ये प्लेटू का हिस्सा जो है ये अलग हो गया। इसलिए जब हमने गारो खासी जयंतिया वाला पोर्शन पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बोला था कि ये जो हिस्सा है ये प्लेट्यूज का हिस्सा है। देखो हुआ क्या था, इसके पीछे दो थियरीज है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, एक थियरी ये कहती है कि ये एक प्लेट्यूस ऐसे थे, मेरी तरफ देखो अभी, ऐसे थे। जब फॉल्टिंग हुई, जब प्लेट्स टकराए, जब हिमालयाज बने, तो ये प्लेट एक टूट गई, ऐसे नीचे चली गई, तो वहां पे फॉल्ट्स बन गए, नीचे चली गई ये प्लेट। एक थ्योरी ये कहती है, जिसकी वजह से ये नीचे चली गई और यहाँ पे ये बांग्लादेश वाला एरिया, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि यहाँ पे बेंडिंग हुई है, बेंडिंग, नॉट फॉल्टिंग बट बेंड हुआ है। ये मान लो ये पहले ऐसे था, एक ही, एक साइड से जो था छोटा नागपुर, एक साइड से था मेघालय, बट बिकॉज ऑफ बेंडिंग, आप उंगलियां बेंड नहीं करना, मेरी थोड़ी ज्यादा बेंड होती है, आपकी टूट जाएंगी। बिकॉज ऑफ बेंडिंग बीच में थोड़ा अंदर चला गया, इस तरह से, कैसे, ऐसे। तो बेंड होने की वजह से वो अंदर चला गया और दो साइड से आप देखोगे प्लेट्यूज रह गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दोनों जो हैं दीज आर पार्ट ऑफ द सेम प्लेट्यूज, बट इसको हम मेघालय कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर हम मेघालय प्लेट्यूज की बात करेंगे तो ये वाले प्लेट्यूज यहाँ पे, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक शिलोंग प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये आपको अदर प्लेट्यू जो दूसरी साइड से नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू मिलता है, उसको शिलोंग प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहा जाता है। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? मतलब अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जैसे मैं कराता हूं, पहले हम दक्कन प्लेट्यू को भी देखते हैं। दक्कन प्लेट्यू जो है ये आपको देखने को मिलेगा देखो ये सतपुराज है, ये विंध्यास है, इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा दक्कन प्लेट्यू। ये जो दक्कन प्लेट्यू है, इसमें आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगा, जैसे कि ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट महाराष्ट्र है ना, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया। ऑल्दो थोड़ा बहुत आपको कर्नाटका में मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मिलेगा छत्तीसगढ़ में भी। एट द सेम टाइम फिर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में और महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना में एक और प्लेट्यू है, जिसको कहा जाता है दंडकर्णीय प्लेट्यू। क्या कहा जाता है? दंडकर्णीय प्लेट्यू। फिर तेलंगाना वाले रीजन में जो नीचे तक जाता है, इवन अप टू कर्नाटका एंड तमिलनाडु, उसको कहा जाता है तेलंगाना प्लेट्यू, क्योंकि ज्यादातर ये तेलंगाना में ही है। और फाइनली कर्नाटका प्लेट्यू। अब इधर आ जाओ, एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूँ सारा, ध्यान से देखना, रिवीजन क्लास आपके लिए है, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, जैसे मैं लिखता चला जाऊंगा आप मेरे साथ साथ बोलते चले जाएंगे, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था एक प्लेटू जिसको हमने कहा था मेवाड़, फिर हमने मध्य भारत देखा, फिर हमने मालवा देखा, बुंदेलखंड देखा, और यहाँ पे बुंदेलखंड यहाँ तक था। ठीक है, फिर यहाँ पे बागेलखंड देखा, बीच में दो छोटे प्लेट्यूज और देखे थे, रेवा प्लेट्यू यहाँ पे देखा था, बंदर प्लेट्यू देखा था। फिर झारखंड वाले रीजन में हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के दो पार्ट्स थे, एक था हजारीबाग और एक था रांची। इसी का एक पार्ट यहाँ से टूटा हुआ जो मेघालय में हमको देखने को मिला, शिलोंग एंड करबी एंगलोंग प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे जाता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। फिर हम यहाँ पे जब आए सतपुराज के नीचे, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला महाराष्ट्र प्लेट्यू, यहाँ पे हमने देखा दंडकर्णिया प्लेट्यू, यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू, और इस साइड से कर्नाटका प्लेट्यू। ऐसे ही बना लो, आपका काम हो जाएगा। ये जो ये रीजन है ना दक्कन वाला, इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं ये बना कैसे है। अगर आपको इंडिया के बारे में एक वीडियो चाहिए ना, मुझे कमेंट्स में बता दो कि इंडिया की लैंड फॉर्म्स बनी कैसी हैं। एक वीडियो में मैं आपको सारी बता दूंगा, हिमालयाज, दक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चलो देखा ऊपर तो सेंट्रल हाईलैंड्स था, लेकिन इसके एक साइड से आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा,
और दूसरी साइड से ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा, पहाड़ियाँ हैं। अब मैं आपको विंध्या सतपुराज हिल्स नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज मैंने एक फुल क्लास ली है पेनिनसुलर माउंटेन्स पे। आप चाहो तो वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ी है। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है। देखो, वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तापी रिवर जो है यहाँ से आता है ना, तो उसके साउथ से शुरू होता है और चलता है कहाँ तक, बिल्कुल साउथ केरला तक आता है। केरला तक आता है ये रिवर, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ईस्टर्न घाट्स जो है वो भी ऊपर से शुरू होता है ओडिशा वाले रीजन से और नीचे तक आता है अप टू तमिलनाडु। इवेंचुअली जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे आके नीलगिरी में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो वेस्टर्न घाट से कंटिन्यूअस है, बीच बीच में गैप है। पालघाट, बोरघाट, कहाँ पे है, सेनकोटाई। आपको पता है गैप्स कहाँ पे, कमेंट्स में मुझे बताओ। लेकिन जो ईस्टर्न घाट से, इनमें गैप्स बहुत ज्यादा हैं, दे आर डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए तो आप देखोगे ना, यहाँ से जब दरिया वगैरह आते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि आगे गैप्स बहुत सारी हैं। अब अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें जो हाईएस्ट पीक है दैट्स अनाईमुड़ी। पढ़ाया है मैंने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है तो इधर नीलगिरी के नीचे, इधर है ये। लेकिन मुझे बताओ किस माउंटेन रेंज में, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, कौन सा, अनाईमुड़ी। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप मुझे एक बात बताएंगे कि नीचे मैंने आपको पढ़ा दिया था एक और माउंटेन जिसको कार्डमम हिल्स कहते हैं, उसमें जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अगस्त्यमलाई। एक कभी आपने सोचा है, कभी आपका मतलब ऐसा मन किया है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, तुंगाभद्रा, ये यहां से स्टार्ट होते हुए यहां क्यों आते हैं, यहीं से क्यों नहीं चले जाते? क्या इंडिया ऐसे बेंड है? वही चीजें मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा, अगर आपको वो क्लास चाहिए तो ही मैं लाऊंगा, अदरवाइज यू डोंट नीड दैट फॉर योर सिलेबस पर्पसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स। अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है जिंदा गाड़ा। क्या कहा जाता है? जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। जब हम नीलगिरीज की बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया था डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स ना। ये तो हो गए हमारे घाट्स। लेकिन जब आप घाट्स की दूसरी साइड से देखेंगे, आपको कुछ इधर से तो चलो समुंदर है, यहां से भी समुंदर है, तो इसकी वजह से आप देखोगे ये रीजन्स जो है दीज आर कोस्टल प्लेन्स। दीज आर कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि क्या चक्कर है। जब हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो एक तो हो गया जो वेस्ट साइड से है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। दूसरे प्लेन्स हैं जो ईस्टर्न साइड से है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। अभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अगर आप देखोगे शुरू होते हैं गुजरात से, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, तो आप पहले मेरी कलाकारी देख लो थोड़ी बहुत, वैसे मेरी ड्राइंग जो है बहुत खराब है। तो यहाँ से हमारा कोस्ट लाइन शुरू होता है, तो यहाँ से हमारा वेस्ट कोस्ट भी शुरू होता है यहाँ तक। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे ये जो कच्छ एंड काठियावाड़ वाला रीजन आएगा जो गुजरात में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट है, इधर काठियावाड़ वाला रीजन, ठीक है। फिर जब हम महाराष्ट्र वाला रीजन देखेंगे, उधर जो कोस्ट है उसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और कहां तक आता है वो, गोवा तक। फिर जब हम वहां से आगे चलेंगे तो कर्नाटका का जो रीजन है उसे कहा जाता है कन्नडा को। आप कभी कर्नाटका कोस्ट भी देख सकते हो, बट इसको कन्नडा कोस्ट ही कहा जाता है, ठीक है, कन्नडा कोस्ट। एंड फाइनली जो नीचे केरला वाला रीजन है उसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट। क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे आपको कयाल्स मिलेंगे। कयाल्स क्या होता है? व्हाट आर कयाल्स? दीज आर बैक वाटर्स। बेसिकली जो इसकी वाटर लेवल है ना वो कम है, सी लेवल जो है ना वो कम है। यहाँ पे कभी कभी समंदर जो है वो ऊपर तक आ जाता है एज कम्पेयर टू लैंड। उसकी वजह से समंदर का पानी जो है अंदर आ चुका है अब, और उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगून्स बन गए हैं, बैक वाटर्स बन गए। यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्स मिलेंगे मालाबार कोस्ट में। यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है इस वजह से। कभी अगर गए केरला तो आप जाना वहाँ पे बैक वाटर्स देखने के लिए। उसको कयाल्स कहा जाता है, बहुत एलिगेंट होता है ये। बिकॉज यहाँ पे लेवल थोड़ी कम है लैंड की, तो सी वाटर अंदर आ जाता है। ओके।
अब अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे, ईस्ट कोस्ट जो है वो स्लाइटली ब्रॉडर है एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट। बिकॉज जो वेस्ट कोस्ट है वो एक सबमर्ज्ड कोस्ट है, लेकिन जो ईस्ट कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट है। मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, कभी बताऊंगा, आपके लिए इतना काफी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि सबमर्ज्ड कोस्ट जो है वो वेस्ट कोस्ट है, इमर्जेंट कोस्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट है। ई बात खत्म, एग्जाम के लिए इतना काफी है। सबमर्ज्ड इमर्जेंट में से आप मीनिंग तो समझ ही जाओगे। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है इसका, उसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है यहां पे। मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, क्यों, मैं बताता हूं क्यों। बाकी का जो पोर्शन है यहां तक, इसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार, और लास्ट में कोरोमंडल। अब आप यहां पे आ जाओ, शायद वो मैप नहीं है, ये स्टेट्स आप देख रहे हो, आपको मैंने पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ाया है। मुझे बताओ जो उत्कल कोस्ट है वो किस किस स्टेट में फैला हुआ है, नॉर्दर्न सिरकार किस किस स्टेट में फैला हुआ है, और जो फाइनली कोरमंडल कोस्ट है वो किस किस स्टेट में फैला हुआ है। इसीलिए मैंने आपको नाम नहीं बताया, क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे। तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि ये किस किस कोस्ट में फैला हुआ है। ये आपके एग्जाम में आएगा, मैंने आपको चैलेंजेस दिए हुए हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। पहला चैलेंज अभी कंटिन्यू है हमारा, आपको अगर पता ना हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। पहला चैलेंज कंटिन्यू है, जहां पे आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ना है और रिवर्स पढ़ना है। 4 चैप्टर्स कंप्यूटर के पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स इंग्लिश के पढ़ने हैं, और 10 दिन में आपका टेस्ट होगा उसका। फाइनली हम पहुंचते हैं टुवर्ड्स डेजर्ट्स, जो लास्ट पार्ट है हमारा आज की फिजिकल डिविजन्स का। जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का जो फेमस डेजर्ट है थार डेजर्ट, राजस्थान में लोकेटेड है। इधर अगर आप ये छोटी छोटी पीक्स देख पा रहे हो, दीज आर अरावलीज। तो अरावलीज की वेस्ट साइड से, मैंने आपको भी पढ़ा दिया था, यहाँ पे सेमी एरिड रीजन है। उसके बाद का रीजन जो है वो टोटली एरिड है, पूरा ड्राई है, रेगिस्तान, मरुस्थल। मरुस्थल मतलब ड्राई लैंड, डेड लैंड बेसिकली, वो आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, काफी बड़ा है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे कि अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो तो इधर ये रीजन जो है दिस इज मोस्टली सेमी एरिड रीजन, बट ये वाला रीजन जो है एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम वेस्ट वाला, दिस इज एरिड। ये एक बहुत ही खतरनाक डेजर्ट है, ठीक है, मरुस्थल जिसे कहा जाता है, मतलब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, डेड है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इस डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बहुत फेमस है, और मैं आपको टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स भी बता दूंगा अभी। सैंड ड्यून्स नंबर 1। नंबर 2 जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पे प्लायाज देखने को मिलेंगे। प्लायाज क्या होता है, रेगिस्तान में जब बारिश होती है तो वहां पे पानी जमा होता है, इवेंचुअली वो जब इवेपोरेट होता है तो पीछे फर्टाइल, मतलब जो है एक लेवल फील्ड जैसा छोड़ता है, मतलब एकदम मैदान जैसा होता है। तो वो प्लाया जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका बनने का तरीका अलग है, वो हम अभी पढ़ेंगे नहीं। ओएसिस होते हैं, ओएसिस का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी जमा होता है बिकॉज ऑफ रेन एंड अदर थिंग्स, और वहां पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन, एक आधा पेड़ देख ली, थोड़ा झाड़ी दिख गई, तो उसको ओएसिस कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सैंड ड्यून्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैंड ड्यून्स की कुछ टाइप्स होती है। मान लो कि विंड यहां से आ रही है और सैंड ड्यून कुछ इस तरह से बन रहा है, तो उसको कहा जाता है बर्छन। जैसे कि पहली इमेज, ये हवा यहां से आ रही है और सैंड ड्यून कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ये हवा ऐसे आ रही है, तो इसको बर्छन कहा जाता है। यहीं पे आप एक और चीज नोट कर लो, कभी कभी क्या होता है, देखो इसके दो सींग है ना, दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर कभी कभी एक ही सींग ज्यादा लंबा हो गया ना, दूसरा छोटा ही रह गया, इसको सीफ कहा जाता है, SEIF, सीफ। एक ही सींग ज्यादा लंबा हो जाता है। देन वी हैव वन मोर, दैट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ऐसे बनता है, अगर हवा ऐसे आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर अगर सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, देखो ये हवा यहां से आ रही है लेकिन सैंड ड्यून्स इसके परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स कहा जाता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स का ही उल्टा, मतलब कि सैंड ड्यून्स ऐसे बन रहे हैं लेकिन हवा अभी ऐसे आ रही है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड अगर बन गया तो लॉन्गिट्यूडनल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड बन गया तो ट्रांसवर्स कहेंगे, अगर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड बन गया तो लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। अगर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड दो सींग बन गए तो उसको बर्छन कहेंगे। अगर टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ विंड, देखो यहां से हवा आ रही है ना, सींग दो भी इसी की तरह बन गए हैं, इसको पैराबोलिक कहा जाता है। ये यूजुअली वेजिटेशन के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी। अब कभी कभार क्या होता है, हवा हर तरफ से आ रही है तो एक ऐसे रैंडम सा स्टार भी नहीं होता है वो, पर रैंडमली बन जाता है, उसको स्टार शेप्ड ही कहा जाता है।
बात समझ आई? अगर नहीं आई तो दोबारा देख लो, आ जाएगी। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल डिविज़न्स जो मुझे आपके लिए आज लेके आना था। अभी देखो, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपका ये चैलेंज जो है वो अब पूरा पॉलिटिकल डिविज़न्स का होगा। बाकी आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, लेट मी नो, आई विल ब्रिंग इट टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। हमने पूरा एनिमेशन वेनिमेशन के साथ कोशिश की थी आपको समझ में आ जाए चीज़ें, होपफुली आ गई हो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।